हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर अकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में, जो कि आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनवीएस की या फिर DSSS की या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है एनसीईआरटी की, तो आपके लिए ये चैनल बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो ठीक है, आज देख लेते हैं कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। सेक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रक। ठीक है। एक चीज़ और है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं सारी, जिनमें कि सोशल साइंस की एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट है, साथ ही टॉपिक्स की प्लेलिस्ट भी है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आई नीड योर सपोर्ट। तो चलिए, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। हर इंसान किसी ना किसी अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता ही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है आर्थिक क्रियाएं बोल सकते हैं, आर्थिक क्रियाएं, जिनकी वजह से आप क्या चीज अर्न करते हैं? आप मनी अर्न करते हैं, यानी पैसा कमाते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, या फिर कोई और काम करने वाले हो सकते हैं। इसमें ये फेरी वाला दिखाई दे रहा है आपको रोड पर, ठीक है, सब्जी बेचते हुए। साथ ही में कोई बैंक में भी वर्क कर सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर बेस्ड भी हो सकता है काम, यानी कृषि पर आधारित भी हो सकता है। तो बहुत ही सारे तरीके की एक्टिविटीज होती हैं जिनमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। जॉब जो प्रोफाइल है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से सब लोग सेलेक्ट करते हैं। साथ ही में दो रीजन होते हैं जॉब सेलेक्ट करने के, एक तो क्वालिफिकेशन और एक होता है आपका मन, यानी आप जॉब प्रोफाइल कैसी चाहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आगे इस टॉपिक को ठीक से। तो जब भी हम बात करते हैं पैसे कमाने की, तो हर इंसान अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सोसाइटी में हमारी चारों तरफ देखो तो कोई टीचर मिलेगा, कोई डॉक्टर मिलेगा। इसके अलावा कोई छोटे मजदूर भी हो सकते हैं जो कि किसी छोटी फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि अपना खुद का उसका काम है। ठीक है, यानी उसका खुद का बिजनेस है। तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। इस जो सेक्टर है ये तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर, जिसमें से हम उनको डिवाइड कर देंगे कि कौन से सेक्टर, कौन सी जो एक्टिविटी है वो कौन से सेक्टर के अंदर आती है और उस पर्टिकुलर सेक्टर की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक जो सेक्टर है उसका क्या रोल है। तो प्राथमिक नाम आते ही सबसे पहले आपको समझ में आ गया, यानी फर्स्ट नंबर पे होने वाला सेक्टर है ये। यानी ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है किससे? नेचर से। ठीक है, बाकी के जो दो सेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर से ही रिलेट करते हैं। यानी ये जो सेक्टर है ये बेस है एक तरीके से। ये सेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा किसी कंट्री का, और अगर टेक्नोलॉजी भी वहां पर डेवलप हो जाए, तो फिर हो सकता है कि जो अदर सेक्टर्स हैं वो भी काफी अच्छे फ्लरिश हो जाए वहां पर। तो नेचर यानी प्रकृति से रिलेट करता है ये वाला सेक्टर। और या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है डायरेक्ट ये उनसे रिलेट करता है। ठीक है, डायरेक्ट उनसे रिलेट करता है। कपास आप देख रहे हैं यहाँ पर, कपास उगाने के लिए अगर कपास का प्रोडक्शन चाहिए तो कपास को पूरी तरीके से किस चीज की जरूरत होगी? एक पर्टिकुलर मौसम चाहिए उसको। इसके अलावा उसकी कुछ एक कंडीशंस होती हैं, जिसमें कि रेन हुआ या फिर सूरज की रोशनी हुई। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, जलवायु। तो ये सब चीजें मिलकर जितना अच्छा उसको मिलेगी ये सब चीजें, उतना ही अच्छी कपास होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कपास क्या है? एक प्राकृतिक उत्पाद है। क्या है? कपास क्या है? एक प्राकृतिक उत्पाद, यानी कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि हम बात करें यहाँ पर स्पेशली एग्रीकल्चर बेस्ड जो एक्टिविटीज हैं, जिनमें कि कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है जल से और भूमि से। ठीक है ना। ये वाले जितने भी प्रोडक्ट होंगे ये सब नेचुरल हैं और जमीन से और पानी वगैरह से रिलेट करते हैं। और बेसिकली मैंने बोले थे एग्रीकल्चर बेस्ड है ये। दूसरे वेजिटेबल्स, इसके अलावा डेयरी फार्मिंग। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर एक गाय आप देख रहे हैं, तो गाय का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? दूध। ठीक है, इसके अलावा ये एग्रीकल्चर बेस्ड तो है ही, गेहूं वगैरह जो भी फसल है। इसके अलावा पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें। नेक्स्ट है यहाँ पर कोल लगाया मैंने, ये भी नेचुरल एक रिसोर्स है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैंने किस चीज के बारे में बात की है। अब हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पर कि देखिए, प्राइमरी जो सेक्टर है यानी प्राथमिक जो क्षेत्र है, उसको ये कहा जाता है कि ये कैसी अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र होता है? पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला। यानी ज्यादातर कंट्रीज जहां पर ये वाला सेक्टर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं वो पिछड़ी अर्थव्यवस्था होते हैं। यानी वहां पर सेकंड और थर्ड सेक्टर डेवलप नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर ही डेवलप है। यहाँ पे ही लोग लगे हुए हैं इन्हीं एक्टिविटीज में। तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था का
के बारे में बात करता है, यानी वो देश पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस सेक्टर, अगर सिर्फ ये इसी सेक्टर तक सीमित होकर रह गया है कोई देश, इसका मतलब वहां पर गरीबी का जो स्वरूप है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज तो हो गई है। फर्स्ट सेक्टर को पिछड़ी अर्थव्यवस्था बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है। तो ये सब प्रोडक्ट कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड है, कृषि बेस्ड है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि प्रकृति पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, जिसको आप क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक, और इस वाले सेक्टर को औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या? औद्योगिक क्षेत्रक। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेक्टर है उससे आपको क्या मिला, रॉ मटेरियल मिला, यानी कच्चा सामान मिला, ठीक है, नेचर से जो चीजें बनती हैं वो मिली। अब इन चीजों को लेकर आपने इंडस्ट्री में भेज दिया या फिर किसी फैक्ट्री में भेज दिया और वहां पर इनका स्वरूप परिवर्तन कर दिया, और ये जो चीज है ये क्या हो गई, चेंज हो गई अब एक नए ही प्रोडक्ट में, ठीक है, समझ गए आप। जैसे कि अगर मैं कॉटन की बात करूं या फिर किसी और नेचुरल ऐसी चीज की बात करूं जिससे आप क्लॉथ बना सकते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं इनसे बनाकर, यानी इस रॉ मटेरियल को उठाया और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, क्लॉथ। तो ये जो क्लॉथ है ये कैसा है, हमारा प्रोडक्ट सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आता है, क्योंकि हमने इसको बेसिकली ये जो सेक्टर है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी इसको विनिर्माण सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि सारी चीजों का निर्माण इसमें ही होता है। अगर हम बात करें सेकंड, देखिए यहाँ पर आप वुड यानी लकड़ी, लकड़ी एक प्राकृतिक संसाधन है, रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ पर हमने लकड़ी को देखा है, और लकड़ी से अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ पर बनी है, इंडस्ट्री डेवलप हुई, या फिर कह सकते हैं फैक्ट्री में ये सब सामान बनाया गया। तीसरा है शूज। शूज भी कोई प्राकृतिक संसाधन या फिर एक रॉ मटेरियल लिया पहले, और वो रॉ मटेरियल डायरेक्ट रिलेट करता है नेचर से, तो उसको सेकंड सेक्टर में लाया गया और फिर चेंज करके उसको उसके ऊपर काम करके और फाइनली शूज बनाए गए। ये है आपका किचन दिखाया गया है एक तरीके से, तो ये भी इंडस्ट्री में दिखाया गया है। तो ये है आपका रॉ मटेरियल, यानी सब्जी वगैरह जो भी आपका सामान है वहां से उठाया गया है और उसको कुक कर दिया गया है, कुछ ना कुछ बना दिया गया है, मतलब नेक्स्ट प्रोडक्ट ये बन के तैयार है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो जो गन्ना है यानी शुगर केन जो है वो है रॉ मटेरियल यहाँ पर, और बिल्कुल नेचुरल चीज है ना, गन्ना तो नेचर से आया है, डायरेक्ट फर्स्ट सेक्टर से आया है। तो गन्ना यहाँ से उठा करके इंडस्ट्री में भेजा गया, फैक्ट्री में भेजा गया, और यहाँ पर क्या बना, फिर ये गुड़ बना, गुड़ शक्कर या जो भी शुगर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ और रिसोर्सेज रॉ मटेरियल उठाया गया और उस रॉ मटेरियल से असेंबल करके फाइनली गाड़ी तैयार की गई, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी इसमें जो भी चीजें लगेंगी, खैर आजकल तो बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई हैं, लेकिन फिर इसका जो बेस है वो रॉ मटेरियल ही रहेगा। तो आई होप आपको सेकेंडरी सेक्टर भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने किस चीज के बारे में बात की है। फर्स्ट सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड है और सेकंड सेक्टर का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी इस सेक्टर में आके सामान बनाया जाता है। अब आप यहाँ पर बात करेंगे थर्ड सेक्टर की। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ पर बता दूं, सेकेंडरी सेक्टर है, इसको आप विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते हैं, यानी जिन देशों में सेकेंड सेक्टर डेवलप होता है या फिर ज्यादा लोग सेकेंडरी सेक्टर में लगे होते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी होती है, उस देश की अर्थव्यवस्था होती है विकासशील, यानी अभी वो विकसित नहीं हो पाई है लेकिन विकासशील है, विकास के मार्ग पर चल रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, विकासशील अर्थव्यवस्था वाली बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड सेक्टर की, जो कि आपका टर्शरी सेक्टर, जिसको हम तृतीयक सेक्टर भी बोलते हैं या फिर तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। इस सेक्टर को हम सर्विस प्रोवाइड करने वाला सेक्टर यानी सेवा प्रदान करने वाला सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि टर्शरी सेक्टर में जो जिस कंट्री का टर्शरी सेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, विकसित होगी। यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो थर्ड सेक्टर है यानी टर्शरी जो सेक्टर है वो काफी ज्यादा डेवलप होता है, और ये आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर। अब हम यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, कोई भी चीज है फर्स्ट सेक्टर में रॉ मटेरियल, सेकंड सेक्टर में आपका विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग हुई। अब इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए एक और सेक्टर की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कहेंगे सेवा प्रदान करने वाला सेक्टर यानी सर्विस। इसके लिए कोई सामान ले जाने लाने के लिए कोई चीज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्रक मेंशन किया मैंने, तो ट्रक के थ्रू सामान इधर उधर भेजा जा सकता है। ये शॉप है, ठीक है, यहाँ पर पूरे के पूरे प्रोडक्ट जो है जो सेकेंडरी लेवल पर बने थे वो भी यहाँ पर बिकने के लिए तैयार हैं।
इसके अलावा आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी हमने यहाँ पर बात की है, जो कि जिसके आने से काफी ज्यादा फायदा हुआ है ना। तो जब से इंफॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं कि सूचना क्रांति आई है, तब से ये सेक्टर जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्योंकि बहुत ही सारी न्यू यानी नई तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और सेवा जो सेक्टर है वो काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब इस सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आती है आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से आप चीजें देख सकते हैं, चीजें सर्विस के मामले में, ठीक है। देखिए यहाँ पर बैंक जो है, इसके अलावा आपके कॉल सेंटर जो है, इंटरनेट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी इसके अंदर आती है, हेल्थ से रिलेटेड यानी हॉस्पिटल जो हैं वो भी यहीं पर आते हैं थर्ड वाले सेक्टर में, ठीक है। ये सारी ही चीजें आपकी जो लाइफ है उसको आसान बनाने का काम करती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि विनिर्माण से अलग जो सेक्टर है आप बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर को, और बाकी जो एक्टिविटीज बची वो सभी एक्टिविटीज इसमें आती हैं आपकी टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही आती हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब आई तो उसकी वजह से बैंक वगैरह हैं इनमें भी काफी चेंजेस देखने को मिले और लोगों को रोजगार जो है बहुत ज्यादा मिलने लगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि बैंक के थ्रू फिर एटीएम जो सर्विस है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई। कॉल सेंटर्स हैं तो कॉल सेंटर पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको नंबर दिया होता है, आप फोन करते हैं तो वहाँ पर लोग आपके सेवा में या फिर आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो एटीएम सर्विसेज है, बूथ है, कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ये सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी बहुत ही बड़ा सेक्टर है। सेक्टर्स यानी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कि उत्खनन हुआ, कृषि कार्य हो गया, पशुपालन, मछली पालन जैसी चीजें, यानी बेसिकली ये चीजें रिलेट करती हैं एग्रीकल्चर से, इसलिए इनको एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज भी कहा जाता है। सेकेंडरी जो सेक्टर है वो है आपका वो क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्रों से जो प्रोडक्ट है यानी वहां से जो उत्पाद बने हैं उनको दो चीजों की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से और ह्यूमन एफर्ट की मदद से, यानी मानव और टेक्नोलॉजी मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग का ये काम कहलाता है। उदाहरण के लिए लौह इस्पात उद्योग, इसके अलावा वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक, ये सभी जो है ये इसी के अंदर आते हैं। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, लेकिन जो बेस जो है इस क्षेत्र का वो है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इस क्षेत्र का इंपॉर्टेंट काम है या फिर कह सकते हैं विशेषता है। इसे ही औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इकोनॉमी के कौन से सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड है आपका सेकंड सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी जो रॉ मटेरियल उससे कोई सामान बन रहा है। तृतीय क्षेत्र के टर्शियरी आपका सेक्टर, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। मैंने बोला था आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है लोगों को, यथा बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, ये सारी चीजें भी इसमें शामिल हैं और इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि थर्ड सेक्टर जिस कंट्री का स्ट्रॉन्ग होगा वो जो कंट्री होगी वो काफी डेवलप कंट्री होगी, क्योंकि दो स्टेज तो पहले ही क्रॉस कर चुकी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है आपका कंपेयर करना दोनों ही क्षेत्रों को, ठीक है। दोनों ही क्षेत्रों की अगर तुलना तीनों ही क्षेत्रों की अगर तुलना की जाए, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर, आपको पता है जब तुलना की बात आती है तो आप समझ जाते हैं कि हर एक सेक्टर अपने आप में यूनिक है, ठीक है। हर किसी की अपनी विशेषता है और कहीं ना कहीं तीनों सेक्टर एक दूसरे से रिलेट करते ही हैं, ठीक है। फर्स्ट सेक्टर अगर नहीं होगा तो फिर सेकंड सेक्टर को कैसे चीजें मिलेंगी और वो कैसे सामान बनाएगा। अगर फर्स्ट सेकंड सेक्टर नहीं होंगे तो थर्ड सेक्टर सर्विस प्रोवाइड किसको करेगा, किसके लिए करेगा। तो वही चीज है, तीनों सेक्टर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों सेक्टर का जो पर्पस है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना, यानी रोजगार सर्जन की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको लेकर आना। तो इन तीनों में ही जो रोजगार है वो महत्वपूर्ण योगदान देता है, फिर पार्टिसिपेशन है। कीमत निर्धारण की अगर बात करें, अब देखिए कोई चीज बनी, तीनों क्षेत्रों में प्रोडक्ट बन रहा है तो हम प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो इसमें कीमत निर्धारण की भी बात करते हैं। पूरी कंट्री लेवल पर हम जीडीपी की भी बात करते हैं कि तीनों सेक्टर्स की से जो इंडिविजुअली आय हो रही है या फिर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी निर्धारण कैसे करेंगे उनकी कीमत का। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी सेक्टर में कीमत निर्धारण की बात आती है तो हम उसका फाइनल जो प्राइस है या फाइनल वैल्यू जो है वो देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर फाइनल प्राइस नहीं, फाइनल वैल्यू देखते हैं। हम संख्याओं का योग नहीं करते, इसमें हम मूल्यों का उपयोग करते हैं, यानी
वैल्यूज का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई किसान है, उसके पास गेहूं है, उसने गेहूं मिल वाले को बेच दिया, मिल वाले ने उसका पिसकर आटा बना दिया, आटा बनने के बाद वो फैक्ट्री में गया और वहां पर जाकर एक बिस्किट बन गया। तो जो बिस्किट बनने के प्रोसेस में भी आटे के साथ यहाँ पर शुगर के साथ ऑयल और बाकी चीजें ऐड हुई हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर जो बना है लास्ट, उसको हम कहेंगे अंतिम उत्पाद, ठीक है, अंतिम उत्पाद। समझ गए आप? इसको कहेंगे अंतिम उत्पाद। इसमें हम बार बार एक ही चीज को की जो कीमत है या फिर उसका जो प्राइस है उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं गेहूं और आटा एक जैसा हो जाएगा। तो हम फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है उसमें सारी जो लागत मिली है हर एक लगी है हर एक स्टेप पे, उसको ही बोल देते हैं। तो अंतिम उत्पाद फिर बन के रेडी हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपकी जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी आपने बहुत ज्यादा सुना है जब भी आप इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी हमारे देश की जीडीपी जो है वो काफी बढ़ रही है। और कोरोना के टाइम में भी हमारा ये सब चीजें देखने को मिली थी कि जीडीपी का रेट जो है वो इतना रहेगा। अदर कंट्रीज की जीडीपी इतनी जा रही है, हमारे देश की जीडीपी तो जीडीपी है क्या? जीडीपी हमारे देश में जो तीनों सेक्टर्स हैं, इन तीनों सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उनको हम क्या कर देते हैं? उनका टोटल कर देते हैं। तो टोटल करने के बाद जो चीज आती है उसके बेस पर ही हम क्या बोलते हैं? जीडीपी निकाली जाती है, ठीक है। ये चीज समझ गए? तो इसमें तीनों सेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। जीडीपी में क्या होता है कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जो तीनों क्षेत्र हैं उसमें उत्पाद के कुल योग को क्या बोला जाता है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। यानी जितना भी हमारा घरेलू उत्पाद हुआ है वो कैसे हुआ है। तो उत्पाद को देखने के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट को देखने के लिए तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर एक और बात करते हैं हम, दोहरी गणना की समस्या। ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन के मूल्य को जोड़ा जाता है, यानी जितने भी प्रोडक्ट है सबको जोड़ा जाए, क्योंकि इनमें कच्चे माल का मूल्य फिर से भी जुड़ जाएगा। इसलिए हम इस समाधान के लिए क्या करते हैं? सिर्फ फाइनल जो प्रोडक्ट है उसी को कंसीडर करते हैं, ताकि जो मूल्य है वो बार बार ऐड ना हो जाए, ठीक है। एक लेवल पे वही चीज आ रही है, फिर दूसरे लेवल पे भी वही चीज आ रही है कहीं ना कहीं, तो वो प्राइस बार बार ऐड ना हो, इसलिए हम लास्ट में जाकर उसका जो फाइनल प्राइस आया है वही देख लेते हैं। मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट है उसके मूल्य के हिसाब से हम देख लेते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट किस चीज के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे सबसे पहले जीडीपी जो है उसको नापने का काम या फिर उसको मापने का काम कौन करता है? ये काम है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको किस हिसाब से करती है? अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। यानी ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अचानक से कोई ऐसी चीज है जिससे वो जीडीपी नाप लेंगे। इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस लगता है, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं या फिर कह सकते हैं बहुत सारे मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से ये काम किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षेत्रकों में, यानी जो सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर्स, इनमें ऐतिहासिक परिवर्तन, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका मतलब क्या है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन का? कि फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर अपने आप में अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर लोग अपने हिसाब से सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। लेकिन अगर काम की तुलना करें तो कुछ क्षेत्रों में जो काम है, कुछ सेक्टर्स में लोग ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, कुछ सेक्टर्स में काम कम है, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग के टाइम में जो फर्स्ट सेक्टर है वो काफ़ी डेवलप था। डेवलप क्या? जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से 1951-52 में आने के बाद, मतलब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, 5 ईयर प्लान चले थे, ठीक है। और ये प्लानिंग जो कमीशन थी हमारी, यानी जो योजना आयोग था, उसके माध्यम से ये चीज़ लागू हुई थी। योजना आयोग जो है वो इस वक्त नहीं है, 2014 में उसको हटा करके उसकी जगह पे नीति आयोग लाया गया, जिसके चेयरपर्सन कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान में भी सबसे पहले जो फोकस किया गया था, 5 ईयर प्लान का पर्पस क्या था? कि जो देश है उसकी इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो एग्रीकल्चर, जो कि देखिए एग्रीकल्चर में काम करने का मतलब क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई एक स्टेप छोड़कर कूद कर तीसरे, चौथे, 5वें स्टेप पे पहुंच जाए। हम, कोई भी इंसान प्रोग्रेस करता है तो पहले बेस स्ट्रॉन्ग करता है, उसके बाद और चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती रहती है और फिर वो ऐसे ऐसे ऊपर पहुंचता रहता है। तो जो बिल्डिंग है उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो पूरी बिल्डिंग बन पाएगी ना, नहीं तो वो बन ही नहीं पाएगी। तो वही चीज़ है, हमारे पास आज़ादी के वक्त जो ऑप्शन था हमने उसी के ऊपर काम करना सही समझा। सबसे पहले एग्रीकल्चर में जो भी समस्याएं थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई।
इसीलिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा 5 ईयर प्लान में, पहले 5 ईयर प्लान में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। सेकंड हम बात करेंगे जब ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर जो है वो सही दिशा में जा रहा है, तो उसके बाद फिर 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज़ को भी शामिल किया गया, आपको पता ही अच्छे से, ठीक है ना। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों इन तीनों ही क्षेत्रों को कि कौन से क्षेत्र में ज़्यादा, अब आपको पता है फर्स्ट सेक्टर एग्रीकल्चर बेस्ड है, सेकंड है आपका मैन्युफैक्चरिंग यानी चीज़ों को बनाने का, इंडस्ट्रीज़ का, और थर्ड सेक्टर है इंडस्ट्रीज़ के और जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने का, थर्ड वाले में, ठीक है। अच्छा, आजकल के टाइम में तो आप ओला वगैरह और ये सब जोमेटो ये सब भी देख रहे हैं ना, तो ये भी तो थर्ड सेक्टर के अंदर ही आ रहे हैं, जो कि काफ़ी हेल्प कर रहे हैं आपको सर्विस प्रोवाइड करने में। इसके अलावा घर ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस भी आ गए हैं जिनमें आप घर बैठे ही अपना कोई भी सामान मंगा सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज पे भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ के लिए। तो ये भी आपको घर बैठे सर्विस, यहाँ तक कि आप मेडिसिन भी आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, है ना। तो वही वाली चीज़ है। अगर हम कंपेयर करें कुछ सालों का कंपैरिजन स्टार्टिंग से ही करते हैं, 1951 में अगर हम बात करें फर्स्ट सेक्टर की, तो यहाँ पर लगभग 73% लोग हमारी फर्स्ट सेक्टर में इन्वॉल्व थे, ठीक है। और लगभग 11% जो लोग हैं वो आपके सेकंड सेक्टर में इन्वॉल्व थे और लगभग 16% लोग जो हैं वो आपके थर्ड सेक्टर में इन्वॉल्व थे। लेकिन ये डेटा आते आते 2000 में बदल गया, तो यहाँ पर कम ज़्यादा सेक्टर्स में लोग देखने को मिले। ऑब्वियस सी बात है, जिस इंसान को जो सेक्टर ज़्यादा रोजगार देगा उस सेक्टर में लोग जाना पसंद करेंगे। तो सन 2000 के आसपास की बात है ये। 99 से आप 2000 के बीच में कह सकते हैं क्या चेंजेस आए फर्स्ट सेक्टर में, सेकंड और थर्ड सेक्टर में। तो अगर हम प्राथमिक क्रियाओं की बात करें तो 73 से घटकर यहाँ पर कितनी हो गई, 60% लोग अब फर्स्ट सेक्टर में काम कर रहे थे। इसके अलावा सेकंड सेक्टर में लोग आ गए थे 17%, ठीक है, सेकंड सेक्टर में, और थर्ड परसेंट में नंबर बढ़ के आ गया 23%, ठीक है, थर्ड सेक्टर। तो आप कंपेयर कर सकते हैं इन ईयर्स को। इसके अलावा अब तो जो गैप है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। शुरू में ज़्यादातर लोग फर्स्ट सेक्टर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, लेकिन लगभग 2000 के आसपास 60% लोग ही रह गए। ज़्यादा लोग कहाँ चले गए, सेकंड सेक्टर में चले गए, और कुछ लोग फिर थर्ड सेक्टर में भी चले गए। तो जहाँ 11% था सेकंड सेक्टर में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट, वहाँ पर अब 17% हो गया, और जहाँ पर 16% लोग थर्ड सेक्टर में थे वहाँ पर अब 23% लोग थर्ड सेक्टर में आ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शिफ्ट होना शुरू कर दिया लोगों ने एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। रीज़न वही है, रोज़गार, बेरोज़गारी की समस्या तो है ही। इसको झेलने के लिए लोग क्या करते हैं, सपोज एग्रीकल्चर में लगे हुए जो लोग हैं उनको कमाई इतनी नहीं हो रही है, तो वो क्या करेंगे, अपना अतिरिक्त टाइम में या फिर अपने स्पेयर टाइम में क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, कि चलो जो का टाइम बचा है उसमें यहीं से ही कमा लिया जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, यानी तीनों सेक्टर्स में थर्ड सेक्टर जो है वो क्यों इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर आप इंडिया की फ़िलहाल की बात करें तो इंडिया में भी थर्ड सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा है। तो यही कारण है कि हमारी जो कंट्री है वो अब बहुत तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है ना। और कुछ मिथ वगैरह है कि हमें जॉब चाहिए, और ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ही भागते रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जॉब प्रोफाइल जो है वो मैच होनी चाहिए उससे ना। जैसे कि जॉब के चक्कर में कुछ लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन से डाउन वाली पोस्ट पर भी जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो है ही कहाँ इतना। तो थर्ड सेक्टर जो है इसमें प्रगति देखने को मिल रही है, शिफ्ट देखने को मिल रहा है सेकंड सेक्टर से थर्ड में। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे साक्षरता की। देखिए, अगर किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या है वो अवेयर होगी, एजुकेट होगी, हेल्दी होगी, तो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा ज़्यादा अच्छे से सोच सकेगी, माइंड सेट अच्छा बनेगा और नैरो माइंडेड नहीं होगी, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज उसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि जब इंसान, आपने खुद के बारे में भी सोचा होगा, जब आप अच्छा फील नहीं करते, जब आप हेल्दी नहीं होते, या फिर आप कोई भी ऐसी समस्या आ जाए तो आप चिड़चिड़े रहते हैं, आपके साथ प्रॉब्लम रहती है। तो वही है पूरी जनसंख्या के साथ भी। अगर सबको काम का पूरा मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, और सबके पास कमाई हो रही होगी, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी सही होगी, तो लोग फालतू की बात सोचेंगे ही नहीं। तो साक्षरता जो है उसका बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में कहीं ना कहीं, क्योंकि एक देश की सोसाइटी जो है ना वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। सब लोग अपनी कंट्री को दोष देते रहते हैं कि हमारा देश इतना बेकार है, हमारा देश इतना बेकार है, उस कंट्री को देखो वहाँ पे इतना डेवलपमेंट है। अरे उस कंट्री नहीं, उस कंट्री के लोगों को देखो कि उस कंट्री के लोग कैसे हैं। यहाँ पर
मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ, खैर मैं नहीं करूँगी वो चीज़। सपोज किसी देश में कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं बनाया किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको खुद ध्यान रखना चाहिए कि हाँ हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, अपनी रोड जो है बिल्कुल क्लीन रखनी है, इसके अलावा कुछ भी गलत चीज़ नहीं करनी है। तो फिर सरकार जो है उसको नियम बनाने की इतनी स्ट्रिक्ट ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सरकार लॉ वगैरह बना रही है, नियम बना रही है और लोग फिर भी मान नहीं रहे हैं, तो इसमें सरकार का या फिर गवर्नमेंट का क्या दोष है? इसमें दोष है लोगों का, ठीक है। तो किसी देश को बनाने में उसके लोग ही, यानी उसकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो काम करती है। तो खैर हम बात करते हैं साक्षरता की। देश जब आज़ाद हुआ था तब साक्षरता का जो दर था वो काफ़ी कम था, मतलब लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते। अगर फीमेल और मेल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता था। इतने टाइम में अगर बात करें 1951 की, तो फीमेल की संख्या की बात करें तो सिर्फ 9% फीमेल, और अगर मेल की बात करें तो कितने 50 यहाँ पर आएगा आपका 27%, ठीक है। हाँ, अगर हम 1951 को देखें तो सिर्फ 9% लेडीज़ और 27% जो मेल हैं वही साक्षर थे। लेकिन अगर इस डेटा को कुछ साल बाद के डेटा के उसमें कंपेयर करें 2001 में लगभग, तो यहाँ पर साक्षरता दर जो है वो बढ़ने लगा। जो फीमेल है उनका नंबर बढ़कर अब 54% हो गया, और जो मेल है उनका नंबर बढ़कर अब 75% हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट था जो कि बताता है कि सोसाइटी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, लोग खुद सोच रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं भी काम कर रही हैं और सब कुछ सही चल रहा है। तो ये रेशो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो जब लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी होना शुरू हो गया है तो अब जो है उनका भी पार्टिसिपेशन सोसाइटी में होगा, उनका भी पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में होगा। तो वो भी अब किस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगी? सोसाइटी में, यानी इकोनॉमी में। वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये जो 54% नंबर है, इनमें से भी बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उन्होंने अपना एजुकेट होने के बाद इस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको दर्ज कराना शुरू करा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से रीज़न रहे कि ये सेक्टर सबसे आगे बढ़ा। तो क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है, सेवा प्रदान करने वाला सेक्टर है, सभी सेक्टर्स को जोड़ने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला, तो इसका जो एरिया है ना, मतलब ये जो सेक्टर है काफ़ी बड़ा सेक्टर है। बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, पोस्ट ऑफिसेज हैं, इसके अलावा कोर्ट हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का जो जितना भी ऑफिसेज हैं वो इसके अंदर आते हैं, जितने भी नगर निगम हुए ये सब, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, बीमा कंपनी, ये सब इसके अंदर आते हैं। और ये सब ही कैसी चीज़ है? बेसिक चीज़ है। क्योंकि इसका नंबर इतना बड़ा है सेवा क्षेत्र का, तो इसलिए रोजगार सर्जन ज़्यादा है, तो लोगों ने ज़्यादा काम करने के लिए भी इसी क्षेत्र को चुना, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी होगी तो उसमें काम करने के लिए भी लोग आएंगे। अगर कंपनी ही नहीं होगी तो लोग पास ऑप्शन ही नहीं होगा, तो वो काम कैसे करेंगे? वही वाली बात है। दूसरा है, आपको पता ही हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड देश है, यानी कृषि प्रधान देश है। लेकिन जब हमारा फर्स्ट सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो कहीं ना कहीं सेकंड सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होगा ना, और सेकंड स्ट्रॉन्ग होगा तभी जाकर थर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये दोनों सेक्टर्स के बनने से थर्ड सेक्टर जो है वो भी अब आगे बढ़ने लगा है, और ये जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ने लगी हैं। नए नए तरीके की चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं बैंक में भी काफ़ी सारी चीज़ें नई जुड़ गई हैं। इस बात करेंगे कि क्योंकि लोगों की आय बढ़ रही है, यानी इनकम बढ़ रही है, तो वो पैसे खर्च करने के लिए जो मार्केट है उसमें पैसा अपना लगा सकते हैं। तो अब जब आप किसी इंसान की रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो अपने पैसों को फिर और जगह पे खर्च करने की भी सोचता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर देखा जाए तो इसी चीज़ को देखते हुए सर्विस सेक्टर में और भी कोई नई चीज़ आई, जैसे कि आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन हुए हैं। इसके अलावा टूरिज्म जो है उसको काफ़ी बढ़ावा मिला है, ठीक है। शॉपिंग मॉल्स बनने शुरू हुए। इसके अलावा आप बोल सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओपन हुए हैं और प्राइवेट स्कूल्स ओपन हुए हैं, जिसकी वजह से जो रोजगार है वो लोगों को और भी ज़्यादा मिलने शुरू हुए, ठीक है ना। इसके अलावा वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी आपके व्यावसायिक संस्थान भी खुलने लगे हैं। व्यावसायिक संस्थान, इसका क्या मतलब है? यानी अगर बच्चे स्पीकिंग कोर्स करना चाह रहे हैं या फिर कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए भी अलग से उनके कोर्सेज हैं। एनिमेशन का कोर्स है, ऐसे पता नहीं कितने सारे कोर्सेज होते हैं जिनको बच्चे कर सकते हैं, और ये सारे आपके व्यावसायिक कोर्सेज में आते हैं, जिनसे आप आगे जाके क्या अर्निंग कर सकते हैं, यानी पैसा कमा सकते हैं जॉब करके।
तो यही वाली चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आने की वजह से सेक्टर काफ़ी आगे बढ़ निकला है। सूचना प्रौद्योगिकी या फिर आप कह सकते हैं ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके आने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो एक पॉइंट और है यहाँ पर, जो थर्ड सेक्टर है इसमें बहुत चीज़ें अच्छी देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर जो काम का जो वो है वो इक्वल नहीं है। यानी थर्ड सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है GDP में, मतलब सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है। बहुत ज़्यादा जो शिक्षित लोग हैं या फिर जो स्किलफुल लोग हैं या फिर कुशल लोग हैं या कह सकते हैं जिनके पास काफ़ी स्किल्स है, वो इस सेक्टर में ज़्यादा काम कर पाते हैं। छोटे उद्योग की बात करें या फिर श्रमिकों की बात करें, छोटे दुकानदारों की, तो उनका यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से नए नए गैजेट्स हैं, नई नई इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है। इंडिया क्या है, पहले टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज के टाइम में देखें तो हमारे देश में टेक्नोलॉजी काफ़ी सही उस पर आ चुकी है और अभी भी उस पर काम चल ही रहा है। ठीक है। फर्स्ट सेक्टर से जो स्थानांतरण है यानी शिफ्ट है अदर सेक्टर्स में, उसके भी रीजंस हैं। खैर मैंने वो रीजंस आपसे डिस्कस कर ही लिए हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है सबसे बड़ा, वो है आपका रोज़गार। ठीक है। रोज़गार लाने में सरकार ने अगर 1991 की बात करें तो LPG लागू किया था। ठीक है। 1991 में LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि आपका वैश्वीकरण। ठीक है। इसमें उन कंपनीज को आने के लिए इनवाइट किया गया था जिसमें कि जैसे कि बाहर की कोई कंपनी है वो इंडिया में अपना इन्वेस्ट करना चाहती है, इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहती है, तो उसके लिए कोई हैवी रूल रेगुलेशंस नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए कि हाँ भाई आप उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दी गई ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगा सके। अब बाहर की इंडस्ट्री इंडिया में आएगी तो यहाँ पर क्या लेकर आएगी, बहुत सारी जॉब्स लेकर आएंगी। ठीक है। जिसकी जैसी प्रोफाइल उसके हिसाब से उसको जॉब दे दी जाएगी। निजीकरण का मतलब यही है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसका भी रोल काफ़ी बढ़ गया है। प्राइवेट सेक्टर्स में अगर कोई इंडस्ट्री अपनी ओपन करता है तो उसको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा ताकि रोजगार हो। अब ऐसा है ना, गवर्नमेंट तो कितनी जॉब ला कर देगी, वही बात है ना, इतनी सारी पॉपुलेशन है, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब कितनी सारी होंगी। अब पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट के पास जो जॉब की पोस्ट है वो सीमित है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा या फिर प्राइवेट के साथ कोलैबोरेशन नहीं होगा तो फिर जॉब्स कहाँ से इतनी सारी आएंगी। तो इसी वजह से सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा दिया उस वक्त। फिर है वैश्वीकरण की बात, यानी वही बात है ना ग्लोबलाइजेशन, यानी अब सिर्फ एक जगह से रोजगार नहीं होगा, ग्लोबली आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी भी अपने सिस्टम पर बैठकर आप किसी दूसरे देश की इकोनॉमी देख सकते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर कई बार वर्क टू होम होता है, वो भी अलग अलग जगहों पर हो सकता है। ठीक है। वैश्वीकरण का मतलब है कि अब किसी एक जगह तक सीमित नहीं है कोई भी कंट्री या कुछ भी काम, अब उसका ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी बाहर तक भी अब वो जा सकते हैं और बाहर से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है। चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर कोई सर्विस हो। हाँ, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, कॉल सेंटर। ग्लोबलाइजेशन का आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कॉल सेंटर। जैसे कि कोई अमेरिका में कोई एक व्यक्ति है, कोई एक इंसान है जिसको फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, उसने कॉल मिलाया अपने कॉल सेंटर में, लेकिन वो कॉल सेंटर कहाँ है, इंडिया में। उसको लग रहा है कि उसने कॉल मिलाया है अमेरिका में ही, लेकिन कॉल सेंटर मिला है, कॉल मिली है इंडिया में, और इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं कॉल सेंटर में वो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को ऐसा लगे कि कौन बात कर रहा है, वहीं के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो पहचान जाते हैं। इसका मतलब अमेरिका ने अपनी जो सर्विस है वो बाहर तक भेज दी है, मतलब बाहर के लोगों को भी वो काम दे रहा है। ठीक है। मतलब अपनी ही कंट्री से बैठकर वो उसको ऑपरेट कर रहा है। हालांकि इसका सिस्टम यहाँ भी है, अगर इंडिया में कॉल सेंटर है बाहर का तो उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम है ही, एडमिनिस्ट्रेशन, बट फिर भी वो डायरेक्ट तो रिलेट करता है ना बाहर से। तो ये है ग्लोबलाइजेशन का टाइम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्टर की अगर इम्पोर्टेंस देखें तो यहाँ पर GDP में जो हिस्सा है वो थर्ड सेक्टर का सबसे ज़्यादा हिस्सा देखने को मिला है। कुछ ईयर्स में, लास्ट के कुछ ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है हिस्सा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोग जो हैं फर्स्ट सेक्टर में, कृषि बेस्ड हमारा यानी कृषि आधारित हमारा देश है, यहाँ पर मौसम के हिसाब से भी चीज़ें हैं,
कभी काम मिल रहा है, कभी काम नहीं मिल रहा है, कभी फसल खराब हो गई तो क्या होगा, तो इसलिए लोग शिफ्ट कर रहे हैं अब अदर सेक्टर्स की तरफ। फिर सेकेंड सेक्टर से लोग थर्ड की तरफ भी बढ़ने लगते हैं जैसे उनके पास कोई स्किल आ जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करने दो भाई, कर देना है ना। सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात करें, इसमें अधिकांश जो परिसंपत्तियां है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर सरकार का राइट होता है, यानी ऑनरशिप की अगर बात करें तो ऑनरशिप के हिसाब से ये सार्वजनिक क्षेत्र है जिसमें सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराता है। और हमारे देश में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही चीज़ें कर सकती है, जैसे कि आपकी आर्मी है। ठीक है, मतलब ऐसे कई सारे सेक्टर हैं। फॉरेन मामले हैं यानी विदेश मामले, इनके ऊपर सेंट्रल ही चीज़ें डिसीजन ले सकती हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं। तो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर आ गया आपका। ये क्षेत्र ऐसा है, यानी ये सेक्टर ऐसा है जिसमें जो आपकी प्रॉपर्टी है, या फिर आप कह सकते हैं आपकी जो ऑनरशिप है, वो स्वामित्व है, वो सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति यानी किसी एक पर्टिकुलर इंसान या फिर कंपनी के हाथों में होता है। इसके ऊपर किसी और का बाहर वाला कोई राइट नहीं होता है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीडीपी, जो मैंने बात की थी। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र यानी हर एक सेक्टर द्वारा उत्पादित यानी प्रोड्यूस की गई अंतिम वस्तु व सेवा यानी गुड्स एंड सर्विसेज, लास्ट या फिर कह सकते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी आपको प्रदान करता है। चलिए भाई, ये सब चीज़ भी हो गई। और यहाँ पर हम अगर निजी सेक्टर की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज हैं, आपको पता ही है। बेरोजगारी, इसकी डेफिनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब रोजगार ना हो तो उसको बेरोजगारी ही बोलते हैं। बेरोजगार यानी रोजगार के बिना है, यानी रोजगार है ही नहीं। तो रोजगार देना ही तो सरकार का पर्पज़ है, लेकिन बेरोजगारी फिर भी छाई ही रहती है किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी भी देखने को मिलती है, यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से शहरों में और गाँव में दोनों में ही बेरोजगारी देखने को मिलती है। पता ही है, शिफ्ट हो रहा है तो गांव से जो है लोग शहरों में आ रहे हैं, तो शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरों में भीड़ बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको गांव में ही रहकर आपके जो साधन हैं वो अच्छे से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे तो आप अपना घर छोड़ोगे ही क्यों, बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। लेकिन पापी पेट का सवाल है, घर से निकलना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। अल्प बेरोजगारी देख लेते क्या होता है। जब किसी काम में जितने लोगों की ज़रूरत है, यानी एक ज़मीन का टुकड़ा है, इस पे 5 लोग काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन जो है उतना ही आएगा, 8 लोग काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन उतना ही आएगा। तो अगर यहाँ पर सपोज 8 लोग काम कर रहे हैं और 5 लोग काम करेंगे तो भी उतना ही होगा, तो 3 लोग तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, उसी बारे में हम बात करेंगे। जब किसी काम में जितने लोगों की ज़रूरत हो उससे ज़्यादा लोग काम में लगे हों और वह अपनी उत्पादन क्षमता कम योग्यता से काम कर रहे हैं, यानी वो उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो प्रचंड या छुपी बेरोजगारी भी कहते हैं इसे। कृषि क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर में अल्प बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही वाली बात है, अगर यहाँ 8 लोग काम करें तो भी फाइनली प्रोडक्शन उतना ही होगा, फसल में से उतना ही उगेगा। 5 लोग काम करेंगे तो भी उतना ही उगेगा। ठीक है, क्योंकि उस फसल को उतना पर्टिकुलर टाइम तो चाहिए ही ना वो होने के लिए, बनने के लिए। शिक्षित बेरोजगारी, इसलिए लोग क्या करने लगे, जो ये 3 लोग थे यहाँ से हट के किसी और सेक्टर में जाके वहाँ पर अपनी अर्निंग के लिए चले गए और वहाँ से पैसा कमाने लगे, या फिर किसी और के खेत पे काम करने लगे। तो इससे क्या है, उनकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। शिक्षित बेरोजगारी, जब आप शिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलना। डिग्री तो बहुत सारी है लेकिन जॉब नहीं है, जॉब है तो वो आपकी डिग्री से मैच नहीं हो रही है, तो क्या करें। तो वही वाली सिचुएशन है। फिर उस हालात में लोग बेरोजगार रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उस अपनी पोस्ट से कम काम करने की बजाय। लेकिन आप देखते हैं ना, फॉर्म जब भरे जाते हैं वहाँ पर 10th, सपोज वहाँ पर 12th आपकी क्वालिफिकेशन दी हुई है, वहाँ पर ग्रेजुएशन वाले भर देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भर देते हैं। तो बेरोजगारी का ये आलम है इस वक्त। ठीक है, अब बात है अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना, यानी रोजगार तो चाहिए, अतिरिक्त रोजगार यानी हमें और भी पैसा चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आप फिलहाल जो आप काम कर रहे हैं उस काम के साथ ही कोई और काम भी उसके साथ ऐड कर दिया जाए, यानी किसी और सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कम लोग लग सकते हैं, क्योंकि अब पैसा तो उतना ही आना है। अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के लिए सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, अब देखिए योजना आयोग जो है उसका रोल स्टार्टिंग में बढ़ गया था। देश जब आज़ाद हुआ तो योजना आयोग ने सारा चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश की
कि हम वन बाय वन हर एक सेक्टर को उठाएंगे और उसके ऊपर अच्छे से काम करेंगे और उसको मजबूत बना देंगे, ये चीज़ थी। ठीक है, तो वही बात है, गरीबी रेखा से नीचे बहुत लोग थे, ठीक है, जिसमें मजदूर थे, उनकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता था। अशिक्षित लोग थे या फिर रिक्शा वाले, ये लोग तो खैर हमेशा से ही ये रहता है कि हाँ भी हमेशा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सिचुएशन रहती है इनके साथ, क्योंकि नियमित काम नहीं है, कभी काम है कभी काम है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात है, गांव में अगर बेरोजगारी है तो वो लोग कहाँ पलायन कर जाते हैं या फिर कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं शहरों में, कि एटलीस्ट जितना यहाँ पर खाली बैठने से अच्छा है कि वहाँ कुछ तो कर लेंगे, कम से कम किसी छोटी सी फैक्ट्री में लग जाएंगे तो गुजारा चल जाएगा। तो कुछ जो समस्याएं हैं ये सब इनके सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो एक तो ठेठ गांव वाली सिचुएशन होती है, एक होता है अर्ध ग्रामीण। ठीक है, तो जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें क्या चीज़ डेवलप कर सकते हैं, कुछ एक उद्योग डेवलप कर सकते हैं ताकि वहाँ के लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा कुछ एक सेवा क्षेत्र लाए जा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए तो क्या होगा, कुछ तो इस चीज़ का हल निकलेगा ही। जैसे कि किसान हैं, किसानों ने कोई फसल उगाई, लेकिन उस फसल को उपजा तो लिया है लेकिन उसको बेचने के लिए मार्केट उनको ठीक से नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए सुविधा प्रोवाइड कर सकती है सरकार। ठीक है, इसके अलावा भंडारण की जो सुविधा है उसको भी ला सकती है ताकि उनका जो है फसल खराब ना हो और बच जाए। ठीक है, तो यही वाली चीज़ है, मार्केट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशन की। आपको पता ही है एजुकेशन जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रोजगार है। आप एक टीचर बन सकते हैं, किसी स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में आप टीचर बन सकते हैं। तो एजुकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। जितने ज़्यादा स्कूल्स होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, और टीचर्स होगा तो फिर वहाँ पर टीचर्स के लिए क्या है, यहाँ पर रोज़गार की समस्या फिर है ही नहीं। ठीक है, रोज़गार उसको मिल जाएगा, तो यही है। इसके अलावा हेल्थ के क्षेत्र में भी काम करने की ज़रूरत है, और टूरिज्म जो है, टूरिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आजकल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं श्रमिक। श्रमिक कौन है, वो व्यक्ति जो अपना श्रम बेचता है, यानी अपना हार्ड वर्क करता है किसी कंपनी में या फिर कहीं भी काम करने के लिए, और उसको वापस से उसके बदले में क्या मिलता है, मनी यानी पैसा मिलता है। ठीक है, हार्ड वर्क करेगा, किसी कंपनी में काम करेगा और काम करने के बदले में उसको पैसा मिलेगा, तो उसको बोला जाता है श्रमिक। अब ये श्रमिक हो सकते हैं शहरी भी और ग्रामीण भी, यानी काम करने वाले लोग शहरों में भी हो सकते हैं, गाँव में भी हो सकते हैं। ठीक है ना, पर वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ है, योजनाएं वगैरह बनी। ठीक है, जैसे कि हम बात करें राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें की गई, जैसे कि वर्ष में लगभग 100 दिन तक लोगों को काम दिया जाएगा। ठीक है, और अगर काम देने में सरकार पॉसिबल नहीं हो पाया ये उनकी तरफ से, तो वो क्या देंगे, रोज़गार भत्ता देंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी आई। अब हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड आपका सेक्टर, इसमें क्या होता है, वो सब इंडस्ट्रीज आती हैं जिनमें रोजगार की अवधि निश्चित होती है, मतलब 9 to 5 जॉब है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम होगा कि इस टाइम के बाद आपको जॉब नहीं करनी है। वहाँ पर सरकार द्वारा पंजीकृत होगा वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री जो भी होगा, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर वो रजिस्टर्ड होगी सरकार के पास। इसके अलावा जो सरकार के जो नियम हैं उनके हिसाब से वहाँ पर काम होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि आपको फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जैसे कि आपको छुट्टी का आपका टाइमिंग होती है कि आपकी इस डे पर छुट्टी रहेगी। असंगठित क्षेत्र की बात करें तो ये छोटी बिखरी हुई इकाइयाँ होती हैं जो पूरे तरीके से किसी भी तरीके से सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, और यहाँ प्राय सरकारी नियमों का पालन भी नहीं किया जाता। मतलब आपके काम के घंटे 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और ज़्यादा प्रेशर होगा तो 12 घंटे काम भी आपसे लिया जा सकता है। दूसरी बात, आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको 10 दिन बुलाकर 11वें दिन आपको जॉब से हटाया भी जा सकता है। कोविड में तो सब चीज़ों के बारे में आपको पता ही है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि संगठित और असंगठित जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी को लेकर कोई भी किसी भी तरीके के लोगों को वो जैसे कहते हैं ना बेनिफिट मिलना, तो उस तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है। ठीक है, कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, कोई अवकाश का लाभ नहीं होता, ना ही कोई सेवा काल होता है कि आपको कितने टाइम के लिए आपको जॉब करनी है, ऐसा भी नहीं होता, आपको जॉब से हटाया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो वही बात है, सैलरी जो है वो फिक्स नहीं होती है,
काम के घंटे फिक्स नहीं होते हैं, वही वाली बात है। और बोनस वगैरह जो मिलता है वो भी कोई क्लियर नहीं होता है, जबकि जो दूसरे वाला क्षेत्र है संगठित क्षेत्र, उसमें ये सब सुविधाएं देखने को मिलती हैं। तो यही चीज़ है, लोग जो हैं वो सड़क बनाने के काम में, मरम्मत करने काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको थोड़े टाइम के लिए रख लिया जाता है और फिर हटा दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है असंगठित जो क्षेत्र है उसमें लोगों के जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको क्या चीज़ करने की ज़रूरत पड़ी, संरक्षण देने की, यानी संरक्षित करने की। तो वही वाली चीज़ है। एलपीजी के बारे में आपने सुना ही है, इस चीज़ की वजह से रोज़गार जो सर्जन है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, ठीक है। तो वही वाली बात है। नेक्स्ट देखें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा, इसके बारे में देखते हैं। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए था, आजीविका सुरक्षा के लिए, यानी आपका जो खाना खर्चा है उसको निकालने के लिए, उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी आपकी जीविका एटलीस्ट चल सके। इसमें काम के अधिकार को लागू किया गया, यानी काम का जो अधिकार है उसके अंदर जो भी फैसिलिटी है वो आपको पूरी तरीके से दी जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय MRD जो है वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। यानी एक रूल तो बना दिया है हमने, लेकिन उस रूल को क्या करना पड़ेगा, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उस इम्प्लीमेंटेशन को देखना है यहाँ पर। केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम के अधिकार को लागू करने का कानून भी बनाया है। तो इस तरीके से सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि सरकार किसी न किसी तरीके से लोगों को अपने साथ लगा ले चीज़ों में, ताकि उनको जो रोज़गार है वो मिल जाए, ठीक है ना। तो वही वाली बात है। काम का अधिकार मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें क्या है, बेसिकली बच्चों के बारे में बात करेंगे, और जो महिलाएं हैं उनके काम की बात करेंगे, और जो या फिर किसी की भी बारे में बात हो तो काम की जो कंडीशन है, यानी जो परिस्थितियां हैं वर्किंग प्लेस पर, वो बिल्कुल सही रहनी चाहिए, और टाइम डिसाइड होना चाहिए, और कोई भी अमानवीय चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्पेशली महिलाओं के लिए यहाँ पर बात करें तो काम का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सही रहना चाहिए। इसके अलावा सैलरी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चों की बात करें तो जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको यहाँ पर नहीं लगाने की बात की है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों की, और खतरनाक कार्यों में इनको नहीं लगा सकते हैं। मनरेगा के सामने चुनौतियाँ यही हैं सिर्फ कि चीज़ें बन तो गई हैं, अधिनियम बन तो गया है, लेकिन वो लागू कैसे हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है इसमें। कभी क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा है कि किस किस को काम दिया जाए, ठीक है, और कहीं ना कहीं सरकार का भी ढीला रवैया होता है, और जो काम पाने वाले हैं उनमें भी कहीं ना कहीं काम को लेकर अलग ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं मनरेगा से रिलेटेड भी। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ गया हो। एक लाइक ज़रूर बनता है अगर आपको समझ में आए तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।